हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 12th क्लास का गद्य खंड से चैप्टर 2 जिस शीर्षक का नाम है उसने कहा था, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग बुक नहीं पढ़े हैं तो पहले एक बार बुक रीड कर लीजिए। अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन आंसर हम दिए हैं उसको पहले सुनिए, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर बना लीजिए हैं तो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर रिवाइज कीजिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में दिक्कत परेशानी नहीं आए। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है। एक ऐसे शख्स के बारे में कहा गया है जिन्होंने अपने प्राण के खातिर, अपने वचन के खातिर प्राण तक निछावर कर देते हैं, और एक बहुत ही अच्छे शहीद प्रेमी, एक योद्धा जिन्होंने अपने वचन के खातिर अपना प्राण गंवा दिए। चलिए हम इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम आप लोग को बताएंगे उनके बारे में कि क्या कहानी है, क्या उनका अतीत है। चलिए बताते हैं। उसने कहा था शीर्षक का नाम है, जिन्होंने लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 और निधन हुआ है 12 सितंबर 1922। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे बुक में दिया हुआ था। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। जो हमारे बुक में उसने कहा था चैप्टर है, वो कहा कि कितने भागों में किताब जो कहानी का वर्णन दिया है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। द्वितीय भाग, तृतीय भाग एवं चतुर्थ भाग में युद्ध का दृश्य। हमसे पूछा ही गया है कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो आप याद रखिएगा कि कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कौन कौन सा भाग? द्वितीय भाग, तृतीय भाग एवं चतुर्थ भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 2 है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। अब जो हम कोई भी कहानी होता है तो उसमें एक पात्र होता है कि कौन कौन सा है, कौन सूत्रधारक है, कौन नायक है, कौन खलनायक है। जो रोल है उनके बारे में कह रहा है कि क्या आप तैयार कीजिए। तो कहानी का नायक है मेन लहना सिंह। सेकेंड है बोधा सिंह जो सूबेदार का बेटा है। एक है सूबेदारनी जो सूबेदार के पत्नी है। एक है सूबेदार हजारा सिंह और एक है उत्तर सिंह जो लड़की का मामा है। यहाँ पर कट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, लड़की का मामा है। छठा है महासिंह जो सिपाही है। 7वां है वजीरा सिंह जो सिपाही है। एक है लपटन साहब। इतने आदमी का इसमें वर्णन किया है। हमारे चैप्टर जो है उसने कहा था इस चैप्टर में मेनली 8 आदमी का वर्णन है, जिन्होंने 8 आदमी का रोल निभाया है, उन्होंने दर्शाया है उनके बारे में। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। कह रहे हैं कि लहना सिंह जो है उनके बारे में बताइए कि वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनका काम क्या था, वो क्या थे। चलिए हम बताते हैं उत्तर। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह उसने कहा था का प्रमुख पात्र है। हम आगे पहला जो हमारा क्वेश्चन था इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी बोल दिए कि उसने कहा था का नायक कौन है, लहना सिंह। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। चलिए ये तो हम जानते हैं कि उन्हीं के बारे में पूरा उसी के आसपास घूम रहा है कहानी, लहना सिंह पर। चलिए कहानी का नायक सबके बारे में जानते हैं। कहानी का नायक में क्या कहा गया है। कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना के आसपास ही घटता है। लहना सिंह क्या थे? पहला तो कहानी का नायक, दूसरा क्या था, सच्चा प्रेमी। स्टार्टिंग में बता दिए। लहना सिंह को बचपन में ही जाने अनजाने में एक भावना जन्म लिया।
जो प्रेम था, परंतु उनका मिल न सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से अपने हृदय में बसाए रखा मरते दम तक। जब आप लोग किताब पढ़े होइएगा या नहीं पढ़े होइएगा तो भी मैं बता देती हूँ। उस किताब में दिया गया है कि लहना सिंह एक बचपन में अपने मामा गांव जाते हैं, तो उस टाइम एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। तो उसी टाइम बात बात में ही उनको मतलब उससे टकरा जाते हैं, तो उनको वो चाहने लग जाते हैं, लेकिन उनसे उनकी शादी नहीं हो पाती है। लेकिन इन फ्यूचर आगे जाके अगर मिल जाता है, एक दिन ऐसा मिलता है, तो वो जो कहती है वो लड़की कि मेरे लिए ऐसा करना है वैसा करना है, तो उनका वचन दिया हुआ वो पूरा निभा देते हैं और मरते दम तक मरकर वो वचन निभा देते हैं। इसी के बारे में कहा है कि वो सच्चा प्रेमी है। चलिए, तीसरा है बहादुर तथा निडर। लहना सिंह क्या थे? बहादुर भी थे और निडर भी थे। अब बहादुर कैसे थे, निडर कैसे थे, हम समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखे हैं, हम आंसर इसका क्या दिए हैं। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है। ठीक है, चतुर कैसे हुए? लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी चतुर भी है, इसलिए उसे लेफ्टिनेंट साहब के नकली होने का शक हो गया। इस चैप्टर में ना जो दिखाया गया है, एक युद्ध होता है जो प्रथम विश्व युद्ध के बीच का युद्ध है, जो जर्मनी में एक युद्ध हो रहा था। उस टाइम एक लेफ्टिनेंट साहब के नकली रोल पकड़ के उस सेना में आ गया था, जिन्होंने लहना सिंह ने ही उनको पकड़ा कि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये कोई और जर्मन आ गया है। तो एक चतुर होते होते ही वो लेफ्टिनेंट साहब ने उनको पकड़ लिया। अगर चतुर नहीं होते तो वो नहीं समझ पाते कि हमारे सेना में कौन दूसरा आदमी आया है। तो बहादुर के साथ लेफ्टिनेंट साहब क्या हैं? चतुर भी हैं। चलिए, पांचवा क्या था? सहानुभूति तथा दयालुपन। मतलब लहना सिंह के अंदर एकदम काइंडनेस भी है, दयालुता भी है और सहानुभूति है। कैसे हम समझते हैं? देखिए, इनका सहानुभूति तथा दयालुपन इसलिए कहते हैं कि उन्होंने भीषण सर्दी में अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे दिए थे। इतना ठंड पड़ रहा था, लेकिन जो बोधा सिंह कौन है? हम बताएं कि सूबेदार का लड़का है। बोधा सिंह को जब उनको कहा कि हमको सर्दी हुआ, तो उनको कहा कि हमको ठंड लग रही है, उन्होंने अपना जर्सी, जो अपना जैकेट पहने हुए थे, वो भी उतार के दे दिया। जो उनके पास कंबल था वो भी उतार के दे दिए। तो एक सहानुभूति इंसान ही ऐसा कर सकता है कि जिसके अंदर सहानुभूति हो, और एक दयालु भी कि हाँ नहीं, वो ठंड में है तो हम कैसे रहें, अपना ठंड को बर्दाश्त करके दूसरे को एकदम मदद किए। तो एक स्वच्छ एकदम निस्वार्थ प्रेम से अपना सारा कुछ निछावर कर देते हैं। तो ये सहानुभूति और दयालुपन लहना सिंह में था। छठा है वचन पालन। अब देखिए, वचन पालन के बारे में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए बताते हैं। लहना, अभी हम आपको ऊपर में भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। लहना सिंह ने सूबेदारनी को बात पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने के लिए बोली थी, जिसे लहना सिंह ने वचन की तरह निभाया और वचन निभाने के लिए प्राण भी गंवा दिए। सूबेदारनी ने कहा था, क्योंकि जिस सेना में थे लहना सिंह, उसी सेना में सूबेदारनी के हस्बैंड सूबेदार और उनके बेटा बोधा सिंह भी थे। तो उन्होंने कहा था, एक बार मिले लहना सिंह उनसे अनजाने में, तो पता चला कि ये हमारे ही सेना के जो सूबेदार हैं उनकी पत्नी हैं। तो उनके घर पे गए थे, तो सूबेदारनी ने कहा कि मैं वही लड़की हूँ जो आप जब मामा जी के गांव गए थे तो आप हमको मिले थे। तो उस टाइम तब वो पहचानने लगे कि हाँ वही है। फिर उनका ये बात था कि मेरे पति और मेरे बेटे के प्राण की रक्षा करना। बस उन्होंने एक शब्द बोले, उसके बाद उन्होंने अपने गोली पर गोली खाए, लेकिन उनको बचाए, ये प्राण गंवा दिए। इसके अनुसार क्या हुआ कि वचन पालन करने का भी उनको दर्जा मिल गया। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न 4वां है, पाठ से लहना क्या है? पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें, संवादों का एकत्र करें। कह रहा है जो हमारा चैप्टर है उसमें लहना सिंह और सूबेदारनी का जो बात सब हुई है, जो क्या कन्वर्सेशन हुआ है, क्या वार्तालाप हुआ है,
वो कह रहा है लिखिए अपने मर्जी के हिसाब से। वैसे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन ये सब आने वाला नहीं है, लेकिन जो हमसे क्वेश्चन कहा गया क्या पता आ भी सकता है, तो देख लीजिए। कहा है लहना सिंह पूछा था सबसे फर्स्ट टाइम सूबेदारनी से, जो लड़की थी जो उनके मामा जी के गांव में गए थे, तो कहे तेरे घर कहाँ है, तो सूबेदारनी कह रहे हैं मंगेरे में लिखा है। और फिर सूबेदारनी कहती है और तेरे, तो लहना सिंह कहते हैं मांझे में। और यहाँ तो फिर लहना सिंह कहते हैं यहाँ कहाँ रहती है, तो सूबेदारनी कहती है उत्तर सिंह की बैठक में। उत्तर सिंह कौन थे, आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सूबेदारनी की मामा थी, यानी कि लड़की की मामा थी। लहना सिंह भी बचपन में मामा गांव गए थे और सूबेदारनी भी बचपन में मामा गांव गए थे। तो सूबेदारनी के मामा का नाम क्या था, उत्तर सिंह। तो वो कह रही सूबेदारनी की उत्तर सिंह की, और वे मेरे मामा होते हैं। अपना बता दिए परिचय। लहना सिंह फिर कह रहे हैं मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है, वो बता दिए। चलिए थोड़ा सा हम दिए हैं इसमें कि उनसे बातचीत क्या हुई है, आगे भी हुई थी, बस हमने इतना ही दे दिया है। आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। कल कुछ हमारे पंक्ति दिया हुआ है, कह रहा है कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना कि क्या प्रतिक्रिया हुई। जो सूबेदारनी है वो कह रही है कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, मतलब जो लड़का जो है यानी कि लहना सिंह जो है उस चैप्टर में उस लड़की से बार बार कहते रहते कि तेरी कुरमाई हो गई। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े तो मैं बता रही हूँ। उनसे पूछते रहते हैं बार बार कि तेरी कुरमाई होगी। कुरमाई मीन्स होता है सगाई। वो बार बार पूछते रहते हैं लड़की से कि तेरी सगाई, जब भी मिलते थे तो कहते तेरी सगाई हो गई, तेरी सगाई हो गई। तो उस टाइम ना एक फिर बाद में लड़की जवाब देती है कि देखते नहीं यह रेशम सा कढ़ा हुआ सालू, मतलब कि हाँ देखते नहीं है कि वो कहता है कि देखो मेरी सगाई हो गई है, देखो ये मेरा रेशम का जो साल मिला है वो हमको सगाई में ही मिला है। इसी से क्वेश्चन हमको डाल दिया गया है। कह रहा है कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू है। आप लोग क्वेश्चन मिलाते जाइएगा किताब से, या नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, हम किताब से ही क्वेश्चन डाले हैं। तो लहना सिंह जब ऐसी बात बोलती है कि हमको मेरी कढ़ाई हो गई, मेरी सगाई हो गई है, और जो मेरा साल है जो रेशम से कढ़ा हुआ साल है वो हमको सगाई में ही मिली है। तो जैसे ही लहना सिंह सुनते हैं तो उसका क्या प्रतिक्रिया होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम देखिए हम क्या आंसर दिए हैं, चलिए देखते हैं। लहना सिंह को ये बात सुनते ही गुस्सा आ गया, एकदम गुस्सा आ गया। रास्ते देखिए जैसे उन्होंने वो लड़की ये बात कही, लहना सिंह को एकदम गुस्सा आ गया। और रास्ते में एक लड़के को, यानी कि मोरी मिस किताब में दिया है लेकिन क्या होता है नाला, एक लड़के को क्या किया, नाले में धकेल दिया। एक कुत्ते को पत्थर से मारा। ये सुनकर वो घर आने लग गए तो जो रास्ते में एक लड़का आ रहा था उसको नाले में धकेल दिया और एक कुत्ते को पत्थर से मारा। जैसे ही कुत्ता पत्थर से मारा, कुत्ता भागा और कुत्ता क्या था, दूध वाले से टकराकर दूध गिरा दिया। और एक छावड़ी वाले यानी कि एक रेड़े वाले जो था पैसा लेकर के आ रहा था या सब्जी वगैरह, उसका पूरा कमाई मतलब उसका भी एकदम रोड पे सामान बिखेर दिया। और अंत में एक पंडित से आ रहा था, एकदम गुस्सा में पंडित से टकराया। फिर पंडित ने कहा अरे अंधे सुझाई नहीं दे रहा है, यानी पंडित से टकराकर अंधे की उपाधि लिया, तब अपने घर पहुंचा। मतलब इतना आदमी के साथ उनको नुकसान हुआ, समझ रहे हैं। जब ये कहा था कि जब लड़की बोल दी कि हाँ मेरी सगाई हो गई, ये सुन के क्या हुआ, इसका रिएक्शन हमको जो हम आप लोग को बता दिए कि क्या क्या रिएक्शन हुआ, पहले देखिए। तब अपने घर पहुंचा, मतलब पूरा तहस नहस, पूरा रास्ते में इधर से उधर पूरा बखेर के जो भी मिला है सबके साथ अन्याय हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न 6, जारा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय। एक कथन दिया हुआ है जो चैप्टर में है और उसका हमको आशय पूछ रहा है, मतलब क्या इसका तात्पर्य है। जिस तरह ये क्वेश्चन है आप लोग अभी दिखाए हैं,
जिस तरह ये क्वेश्चन है, इसी तरह हमको ये भी क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन के साथ क्या होता है, कि मतलब उसका क्या रिएक्शन है। सेम इसका भी है कि क्या तात्पर्य है। चलिए हम इसका आंसर पे चलते हैं। जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उनकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि मरने वालों के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। यानी कि जो युद्ध हो रहा था उस टाइम मतलब जो संकट में था कि जाड़ा रहे गर्मी रहे, उससे नहीं उसको मतलब था, उसको तो युद्ध करना था। जो लड़ाई लड़ने गया था उस पर ध्यान देना था। तो वही कह रहा है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो हमको क्या होगा। यानी कि मौत है, निमोनिया है, मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। जो मर गया क्या उसको प्राइज मिलेगा, और जो युद्ध करके जीतेगा तो उसी को न प्राइज मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीत के जाएंगे तभी कुछ होगा, या जा रहा है कुछ है, हमको उस पर नहीं ध्यान देना। अगर मर जाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम देश के काम आते हैं तो ही हमारा कुछ होने वाला है। कहने का मतलब यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न 7 कहती है, हमको पंक्ति दिया है, कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मूल को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में इसकी किसकी ओर संकेत है? एक पंक्ति दिया है कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मूल को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? चलिए इसका आंसर होगा, क्या दिए हम देखिए। इस कथन में वजीरा का संकेत फ्रांस की मैम की ओर है। जो फ्रांस की जो मैम थी उसके ओर कह रहा है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। फ्रांस की जो मैडम थी, उस सब को जितने भी सेना थे हमारे इंडियन, जो भी भारतीय, उन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न 8 पे। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? जो लहना सिंह के जो गांव था वहाँ पर तुर्की का मौलवी जो आता था तो क्या कहता था? चलिए देखते हैं। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मतलब कह रहे थे कि जो जर्मनी वाले जो है वो बहुत बड़े पंडित हैं, वो वेद पढ़कर क्या करते हैं, विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज यही रहेगा। मतलब जो उनके गांव में जो पंडित आते थे तो वो क्या क्या अपने जो फ्रांस में क्या सब होता था कि हमारे गांव में मौलवी आते हैं उसमें क्या कहा जाता है, और जो गांव में जो तुर्की में जो मौलवी था तो वहाँ क्या कहता था। कि यहाँ पर बताया कि लहना सिंह के गाँव में जो तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वो वेद पढ़कर क्या कहते हैं, अपना विमान चलाने। जैसे कि विमान क्या हुआ, जैसे कि बंदूक हुआ था, मतलब कुछ भी मारने का चलाने वाला, जैसे तीर हो, भाला हो, बंदूक हो, यानी कि विमान चलाने का विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे, जो भी तुर्की हैं। इसीलिए मंडी में बनियों के बहकाता था कि डाक खाने में रुपये निकाल लेंगे, सरकार को राज्य से दे देंगे। मतलब आधा ये क्वेश्चन हट गया है, आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। मंडी में बनियों का बहकाता था कि डाक खाने में रुपये निकाल लेंगे और सरकार के राज में हम जमा कर देंगे। बस इतना तक लिख दीजिएगा, आगे ये हट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझिए इस बात में, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मौलवी के बारे में दिया है, इतना तक ठीक है। बस लास्ट में आप लिख दीजिए सरकार का राज में जमा कर देंगे बस। चलिए प्रश्न नंबर 9। लहना सिंह का दायित्व बोधा, यहाँ पर बोध होगा, बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पर्शनीय हैं। इस कथन की पुष्टि करें। बोधा नहीं होगा, सॉरी, बोध ही होगा। लहना सिंह का जो दायित्व था और उसका बुद्धि
दोनों ही अस्पर्शनीय हैं, एकदम मतलब क्या कहें, मतलब एक सराहनीय हैं। जो इस कथन को पुष्टि कीजिए, जो बताया गया है हमको बताइए कि क्या सही में ये सराहनीय है कि नहीं। चलिए आंसर चलते हैं, आंसर देखते हैं इसका। लहना सिंह बहुगुण संपन्न व्यक्ति का स्वामी हैं। उसके चरित्र में विद्वान गुण समस्त कहानी में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसका दायित्व, बोध और बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय हैं। वह बचपन में एक लड़की से मिला और हृदयगत प्रेम कर बैठा, परंतु अपना प्रेम न प्रकट कर सका और न ही उस लड़की को पा सका। फिर भी जब कोई वर्षों बाद वह उस लड़की से सूबेदारनी के रूप में मिला तो उसकी एक प्रार्थना के बदले में प्राण तक दे दिए। हाँ, बताए थे अभी कि एक प्रार्थना ही किए थे कि मेरे बेटा और मेरे पति की रक्षा करना। उसकी एक प्रार्थना के बदले में प्राण तक दे दिए। यह उसका दायित्व बोध से हो तो जिसकर मरकर ही पूरा किया। वही जब नकली लेफ्टिनेंट साहब धोखे में कुछ सिपाहियों को दूसरी जगह भेज देता है तो लहना सिंह अपनी बुद्धि के बल पर उसकी असलियत भांप लेता है और फिर से उसको सबक सिखाता है। देखिए अब कैसे अस्मरणीय है, कैसे बोध कराता है। एक तो सूबेदारनी का जो वचन एक बोलती है कि हमारे पति और बेटे की रक्षा कीजिएगा, तो उसका वचन के साथ समझता है कि ये मेरे लिए वचन है। और एक जब सेना में कोई दूसरा आदमी लेफ्टिनेंट साहब का रूप लेके आ जाता है, सेना में सिपाही रहते हैं, उनको भेज दिया जाता है कहीं और, लेफ्टिनेंट साहब बनकर के एक मेजर बन के आते हैं और कहते कि हम पूरा हैं फौजी का, मतलब जो मेन लीडर है वो आते हैं और बोलते कि पूरा सिपाही यहाँ से जाओ, दूसरे जगह भेज देते, गलत रास्ता बता करके कहते कि आपको इधर जाना है, हम लेकिन एम से अलग भटका देते हैं। लेकिन क्या होता है, लहना सिंह जैसे वो जो चतुराई दिखाता है, जो लेफ्टिनेंट साहब बन के आता है दूसरा आदमी, वो उससे भी ज़्यादा चतुर हमारे लहना सिंह रहते हैं और उसको एकदम एक्सपोज करके उसको बाहर सबक सिखा देता है कि हाँ चलिए हम लहना कैसे सबक सिखाता है कि लहना सिंह के साथ और लेफ्टिनेंट साहब एक बार युद्ध में गए थे, तो उनके साथ क्या क्या घटित हुआ था उसको पूछने लग जाते हैं नकली लेफ्टिनेंट साहब को। तो नकली लेफ्टिनेंट साहब को बोली रुक जाता है, झूठ फूस बोलने लग जाता है, तो वो क्या होता है, लहना सिंह उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको वहीं पर मारने लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 10 नंबर। प्रसंग दिया हुआ है, उसका अभिप्राय बताना है। प्रसंग दिया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे उद्देश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। एक प्रसंग दिया हुआ है और हमको उसका अभिप्राय बताना है कि जो कह रहा है, एक प्रसंग है कि जो मृत्यु के टाइम जो होता है ना, उस टाइम एक हमको अलग ही स्मृति साफ दिखने लग जाती है और जो जितना भी जन्म भर का जो कहानी रहता है, जो बीती हुई बात रहती है, अपने आप हमको मानस पटल पे दिखने लग जाता है। वही कह रहा है कि लहना सिंह के साथ कैसे हुआ था, ये चीज़ बताइए। जब लहना सिंह मरने लग गए थे तो उनको क्या क्या याद आ रहा था। चलिए हम आंसर देखते हैं इसका। देखिए क्या लिखे हम, यह प्रसंग उस समय का है जब लहना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। उसी अंत स्थिति में लहना सिंह वजीरा से पानी मांगता है और लहना सिंह अतीत की यादों में खो जाता है। देखिए जब वो खून से लथपथ हो जाते, एकदम दोनों पैर में तो लगा ही रहता है, फिर कमर में लग जाता है, तब वो बेहोश होकर बोधा सिंह जो उसको अस्पताल ले जाता है, तो उसी अंत में कहता है कि नहीं हमको अस्पताल मत ले जाइए। यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया लेकिन बुक में दिया गया है। कहता है कि हमको अस्पताल नहीं जाना है, और उसी के जो गोदी में सो जाते हैं लहना सिंह और अपने जो जन्म भर का जो जितना भी बीता हुआ बात रहता है वो याद आने लगता है और उनको पानी पीते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो यहाँ देखिए, तो लहना सिंह वजीरा से पानी मांगता है,
वजीरा जो है वजीरा के गोद में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि जब जो लहना सिंह जब बेहोश हालत में या जब गोली लगी थी और जब मर रहे थे तो किसके गोदी में थे? तो वजीरा सिंह के गोदी में थे। वजीरा से पानी मांगता है और लहना सिंह अतीत की यादों में खो जाता है। चलिए, कह रहा है इन पंक्तियों का अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति मानस की स्मृति में जीवन भर की भोगी हुई घटना एक एक करके सामने आने लगती है, जिसमें किसी जीवन का यहाँ पर किसान ने होगा किसी जीवन का, गलती से लिखा गया है, यथार्थ, लहना सिंह का सपना, गांव भर की याद, सूबेदारनी का वचन इत्यादि शामिल है। किसान ही जीवन होगा, किसान जीवन का, यानी जो किसानी जो हालत किए थे, जो किसानी काम किए थे, किसी नहीं होगा, किसान जीवन होगा, किसान जीवन, जो किसानी काम किए थे, जो भी फार्मिंग किए थे, जो भी फार्मर वाला काम किए थे, किसान जीवन था। फिर जो लहना सिंह का सपना था क्या पूरा नहीं हुआ। फिर गांव भर की याद, जो गांव में वो बिताए हुए थे पल, जो कीमती पल था, जो सूबेदारनी का जो वचन था, उसमें सब शामिल था। मृत्यु शाश्वत सत्य है। उनको दिमाग में आ गया कि हाँ, मृत्यु सही सत्य है और बाकी सब कुछ झूठ है। जितना भी जो हमको याद आ रहा है सब झूठ है। मृत्यु हर एक व्यक्ति को वर्णन करती है, ये भी ठीक है। कहा भी गया है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। एक कहावत है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। उस लहना सिंह के दिमाग में आ रहा है। जीवन के अंतिम क्षण में मानस पटल के साफ धवल आईने पर स्मृतियों की रेखाएं पूर्वानुभावों से सिक्त होकर एक बार फिर सजीव और स्पंदित हो जाती है और यादाश्त की कई परतें अपने आप खुलने लगती है। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां अतीत का मोह और आगे जाने की चाह दोनों के समाहट से द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। यही कारण है कि जब लहना सिंह घायल होता है, मृत्यु शैया पर पड़ा रहता है, तो मोह बस पुरानी स्मृति यानी उसका इतिहास अपने आगोश में उसे पुनः बांधती है और उसी अतीत के सुखद क्षणों में पुनः जी लेने के लिए उसे उत्तेजित करती है। और हर आदमी अकेला है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। इस सच्चाई को बहुत समय तक झुटलाया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि मानव मस्तिष्क के ऊपर संदर्भ में कोहरा छाया रहता है। लेकिन जब यह सच्चाई अपने यथार्थ को एक बारगी प्रकट कर देने को तैयार हो जाती है और मौत बिल्कुल स्पष्ट रूप में सामने आ जाती है, तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है और जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम मरने लग जाते हैं, यार कहा गया है इसमें कि लहना सिंह जब मर रहे होते या कोई भी इंसान मर रहे होते हैं तो उस टाइम हमको जन्म भर की घटना याद आती है। और जब घटना याद आती है तो हमको और जीने का मन करता है, एक मोह माया हो जाता है कि मतलब ये छूट गया, जो मेरा सपना था वो पूरा नहीं हुआ, या जो अधूरा जो इच्छा जो हम जिस पल में अच्छे से जिए रहते हैं उस पल को और जीने का मन करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ ही क्षण बाद फिर दिमाग में आता है कि नहीं, ये किसी चीज़ का ये मोह माया है, सब अकेले आया है अकेले जाएगा। बस इस दिमाग में जैसे ही ये मन आता है, एक द्वंद्व स्थिति होता है, दो स्थिति होता है, या तो मरे या तो जिए। एक जीने की इच्छा होने लग जाती है और फिर तुरंत बाद ही पता चलता है कि नहीं, ये मोह माया है, एक दिन तो सबको जाना है और हमें भी जाना है। इसी तरह लहना सिंह को भी मन में आया और तुरंत ही स्मृति साफ हो गई, तुरंत ही दिमाग साफ हो गया कि नहीं, सब जाएगा, सब आएगा और हमें भी जाना है और सब जाएगा। तो इसी तरह क्या हुआ, उस घटना जितना भी था मोह माया सबको भुला करके, जितना भी जो भी घटना रहता है हुआ रहता है सबको भुला करके हमको क्या करना है कि हमको जो मौत आ रही है उसको गले लगाना है।
चलिए इस क्वेश्चन चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये समझ गए कि कैसे भुला दिए जितना भी मोह माया था लहना सिंह, उसको एकदम दिमाग से हटा करके अपने मौत को गले लगा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 11 नंबर, मर्म स्पष्ट करें कि क्या मर्म था। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अब के हार में यह आम खूब छार है कि हार में यह आम, मिला लीजिएगा क्वेश्चन, खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसे लगाया था। देखिए हार ही है, कहा गया है कि इस पंक्ति का क्या मतलब है। लहना सिंह को याद आ रहा है क्योंकि लहना सिंह ने अभी जस्ट बताए थे कि किसानी काम भी किए थे, कि जो भी बचपन में सेना में भर्ती होने से पहले वो खेतों में जाया करते थे, बाग बगीचा लगाया करते थे। इसी तरह कह रहे हैं अब के हार में यह आम खूब फलेगा, ये लहना सिंह का ही कथन है जो, और फिर बोल रहे हैं वजीरा सिंह को कि चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है, यानी कि जब भतीजा जन्मे हुए थे उसी टाइम ये आम का पौधा लगाए थे, उतना ही यह बड़ा आम है, आम का पौधा है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने ये पेड़ लगाया था। इसका कहने का क्या अर्थ है, देखिए प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक कहानी का है, हम जानते हैं। इन पंक्तियों में लहना सिंह का सपना था कि उसका अपने गांव में बाग हो जिसमें खरबूजे और आम पर फूले, जिसे वह अपने भतीजे के साथ खाए। लहना सिंह स्वप्नवादी व्यक्ति हैं। ग्राम संस्कृति में जन्म लेने की वजह से उसका स्वप्न कल्पतरु की भांति पुष्पित तथा पल्लवित हुआ है। किसानी संस्कृति जिस तरह से उन्मुक्त वातावरण का द्योतक होती है, ठीक उसी तरह से वहाँ के जन जीवन में जान फूंक देने के लिए मानव मस्तिष्क के अंदर स्वच्छंद तथा उन्मुक्त आकाश को विस्तार देता है। कहने का मतलब ये है कि जो किसानी हैं, जो लहना सिंह किसानी थे, तो उनके दिमाग में ये था कि हम सब मिलजुल कर, सब एक साथ बैठ कर के, सब फल जो हमारा बगीचा लगा हुआ है सब बैठ के खाएं, पूरा गांव एक साथ बैठ के सब उस चीज़ का आनंद ले जो हमको फल जो जगह पुष्पित और पल्लवित हुआ है, जैसे कि जो जितने भी फल फूल फलते हैं सब बैठ कर के मेरा गांव एक अच्छा बाग बगीचा वाला हो, सब एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटे, सब अच्छे स्वभाव के हो। इसका मर्म यही है इन शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कहाँ तक थे, लहना सिंह स्वप्नवादी व्यक्ति है, ग्राम संस्कृति में जन्म लेने वाला, वजह से उसका स्वप्न कल्पतरु की भांति पुष्पित तथा पल्लवित हुआ है। किसानी संस्कृति जिस तरह से उन्मुक्त वातावरण का द्योतक होती है, ठीक उसी तरह वह वहाँ के जन जीवन में जान फूंक देने के लिए मानव मस्तिष्क के अंदर स्वच्छंद तथा उन्मुक्त आकाश को विस्तार देता है। कह रहे हैं, देखिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि वातावरण होते ठीक उसी तरह वहाँ के जन जीवन में जान फूंक देने के मानव मस्तिष्क, मतलब कि जितना भी जनजीवन, यानी कि जितने भी हमारे आस पड़ोसी है, जो भी आदमी है, जो भी हमारे सगे साथी है, मतलब उसके लिए एकदम जान गंवा देना, पूरा एकदम तत्पर रहना, एक ऐसा दिमाग में मेंटेलिटी उपलब्ध हो जाता है। चलिए यहाँ तक पढ़ लिए हम। आत्मीयता के बोध से लबरेज लहना सिंह का स्वप्न एक बार फिर स्मृतियों में कौंधने लगता है जब वो जीवन की आखिरी छोर पर खड़ा है। सुखद स्वप्न का साकार न होना हृदयगत भावनाओं को जहाँ ठेस पहुँचती है, क्योंकि उनकी शादी सूबेदारनी से नहीं होती तो उनको दुख होता है कि हमें मतलब एक भावना को ठेस पहुँचता है। वहीं दूसरी ओर स्मृतियों की रेखाओं में दुग्ध बिजली की आग भी पैदा करता है, लहना सिंह जिस वर्ष आम रोपता है उसी वर्ष उसका भतीजा जन्म लेता है। मधु स्मृति का महज यह संयोग ही जो स्वप्न में भविष्य में साकार होकर लहना सिंह को दोहरा आनंद
प्रदान करने वाला है। लेकिन ऐसा जब नहीं होता है तो किसानों तथा फौजदारी के परितः चुना हुआ उसका हृदयगत भाव एक बार फिर उमड़ता है और स्मृतियों में सुखद स्वप्नों को ठेस पहुंचता है। मतलब जब एक किसान या अपना कुछ किया, जो किसानी काम किया, जो खेती बाड़ी किया, अगर उन्हें वो नहीं खा पाता है या नहीं मिल पाता है तो इस चीज़ का भी ठेस पहुंचता है कि चलो हमने नहीं खाया। लेकिन एक खुशी भी होती है कि अगर हमने नहीं खाया तो दूसरे आदमी तो खाया। तो ये चीज़ बताया गया है लहना सिंह के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। एक वजीरा सिंह को, ये भी वजीरा सिंह को ही कहा गया है। उनके कहने का जो पंक्ति दिया है, क्वेश्चन है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। इस प्रश्न देखिए आंसर क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ उसने कहा था शीर्षक कहानी का है। हम जानते हैं, हम उसी कहानी को पढ़ रहे हैं, अभी उसी कहानी से हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब लहना सिंह मरण स्थिति में है, शत्रुओं की गोलियां शरीर में लगी है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बीते हुए दिन की स्मृतियों उसे झकझोर रही है। ऐसी स्थिति में वह वजीरा सिंह से कहता है कि वह जब घर जाएगा तो उस सूबेदारनी को कह देगा कि लहना सिंह को उसने जो कहा था उसने वह पूरा कर दिया। अर्थात उसने सूबेदार हजारा सिंह एवं उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा अपने जीवन बलिदान कर की है। उसने अपने वचन का पालन किया है। इस प्रकार विद्वान लेखक ने उनके जीवन कर्तव्य, प्रण, निष्ठा, उच्च नैतिक मूल तथा अपने वचन का पालन करने वाला एक उदाहरण दिया है। चलिए इसका आंसर ये था, बता ही दिए हैं। अभी इसमें क्या एक्सप्लेन करना, आप लोग तो सीख गए होंगे इतना क्वेश्चन करते करते। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों? आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कहानी का मेरा शीर्षक रखा हुआ है उसने कहा था, क्या सही है या गलत, इसके बारे में राय देना है। चलिए हमारा राय क्या है आप लोग जान लीजिए। उसने कहा था शीर्षक किसी घटना विशेष की ओर संकेत है और एवं जिज्ञासा का सृजन करता है। लहना सिंह अपनी किशोरावस्था में एक अनजान लड़की से प्यार करने लग जाता है, किंतु उनकी शादी नहीं हो पाती है। बाद में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया है, जहां दूसरी तरफ लहना सिंह को भी सेना में भर्ती मिल जाता है। अचानक कई वर्षों बाद उसे पता चलता है कि सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी ही थी जिससे वो कभी प्रेम किया था। सूबेदारनी ने उसे निवेदन किया कि उनके पति और पुत्र की रक्षा करेगा। फिर लहना सिंह ने कहा था कि वह इस वचन को निभाएगा और अपने प्राणों को बलिदान कर उसने अपने प्रतिज्ञा का पालन किया। इस प्रकार सबसे सटीक शीर्षक है, क्योंकि उसने कहा था। एक दोनों तरफ की बात है, क्योंकि जब वो वजीरा सिंह पूछते हैं या जब वजीरा सिंह को लहना सिंह कहते हैं कि जाओ सूबेदारनी को कह देना कि उसने कहा था वो मैंने कर दिया, और जब सूबेदारनी कहती है कि उन्होंने कहा था कि हमने वचन पूरा करूँगा, तो ये उन्होंने वचन निभाया। तो इसके हिसाब से क्या होता है, एक सटीक शीर्षक हमको मिलता है कि जिन्होंने जो शब्द कहा था उसका वचन हमने निभा दिया। चलिए तो हमारे हिसाब से ये शीर्षक बहुत बेटर है, इससे कोई शीर्षक अच्छा हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 13 नंबर। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? क्या है भाव, इसका वर्णन करें। चलिए आंसर देखते हैं। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखी गई कहानी है। इसमें मानवीय संबंध लहना सिंह एवं सूबेदारनी नहीं जुड़ता है, परंतु सूबेदारनी को पूर्ण विश्वास रहता है कि लहना सिंह अपने वचन के पक्के हैं, जिसके कारण उनके महान कामों करने के लिए प्रेरित करता है। लहना सिंह पर पूरा भरोसा रहता है सूबेदारनी को। कहने का इन शॉर्ट में समझिए, सूबेदारनी को इतना विश्वास रहता है कि अगर लहना सिंह को हम कुछ भी कह दें तो वो मेरे लिए करके लेके आएंगे, और यही विश्वास क्या करता है, लहना सिंह को
ये आगे की ओर प्रेरित करता है, एक महान आदमी बनाता है, क्योंकि जो वचन पूरा निभाता है वही महान आदमी बनता है। और एक वचन बोलने पर और एक वचन कहने पर जो कह दिया वो कर लिया, यही सबसे बड़ी महानता है लहना सिंह का, जिन्होंने ये कहानी का केंद्रीय भाव बताता है कि एक वचन जो कहना है वो करना है। ये नहीं कि जो हम कर रहे हैं कुछ, ऐसा कुछ नहीं है लहना सिंह में। और इससे हमको सीख भी मिलता है कि जो लहना सिंह का जैसा कर्तव्यनिष्ठ आदमी, एकदम जो अपने बातों पे पूरा अडिग रहना, एकदम निडर, एक दयालु, ऐसा इंसान, हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ मर्म छिपा रहता है। इस कहानी के पीछे हम लोग को भी सीख लेना चाहिए कि क्या इसका छिपा हुआ है, क्या कहने का तात्पर्य है, क्या हमको दिखाना चाहता है, क्या हमको सिखाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब व्याकरण आ रहा है, तो अब समझते हैं कि व्याकरण जो हमारे बुक में दिया है, इस चैप्टर में, लहना सिंह के चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 2 है, उसने कहा था उसमें क्या है, क्या क्या दिया है, व्याकरण क्या सब रिलेटेड है इससे। चलिए हम देखते हैं। भाषा की बात, यानी कि निम्न शब्दों में विशेषण बनाएं और उनका वाक्य प्रयोग करें। हम इसमें सिर्फ आप लोग को विशेषण सब ज़्यादा व्याकरण के बारे में डिटेल में नहीं बनाए हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिए कि हमको व्याकरण का चाहिए तो हम व्याकरण का बना देंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है व्याकरण से संबंधित, उसका सिर्फ हम आंसर दिए हैं। जिस तरह क्वेश्चन आंसर समझाए हैं उसका हम बस नहीं, उतना नहीं डिटेल बता पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है इसमें विशेषण व्याकरण पार्ट, तो बस आंसर क्वेश्चन करते जा रहे हैं। चलिए, हमको कह रहा है कि विशेषण बनाने के लिए, विशेषण बनाएंगे कैसे, यानी कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ का विशेषता बताना, तो जल है तो उसका क्या करेंगे, हम जलीय लगा देंगे। तो मछली जलीय जीव है, कुछ भी हो सकता है, मेढक जलीय जीव है, मगरमच्छ जलीय जीव है। धर्म को क्या कह सकते हैं, धार्मिक। हमारे नरेंद्र मोदी जो है धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। चलिए आप लोग लिखते जाइए। नमक है, यानी कि उसका हम विशेषण क्या बनाएंगे, नमकीन। दाल नमकीन है, कुछ भी हो सकता है, समुद्र नमकीन है, कुछ भी होता है। चलिए, विलायत, इसका विशेषण क्या होगा, विलायती। सलमान विलायती है। फौज, कुछ भी रख सकते, फौजी, इसका विशेषण क्या होगा, फौजी। सलमान फौजी है। किताब, यानी किताबी, इसका विशेषण होगा। रीना किताबी कीड़ा है। हम इसके हिसाब से बना दिए हैं वाक्य। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मूर्धा, घाव, जो भी दिया हुआ है, करेक्ट, जो इससे रिलेटेड संबंधित है वो क्वेश्चन कीजिए। चलिए, मुर्दा दिया हुआ है, तो मुर्दा से रिलेटेड कौन कौन सा शब्द हो सकता है, एक लाश है, मृतक है, सब है, अपने हिसाब से आप जानते होंगे वो लिख लीजिएगा। लहू को क्या हमको बोल सकते हैं, खून भी बोल सकते हैं, रक्त भी बोल सकते हैं, ये उसका समानार्थी शब्द है। घाव क्या है, जख्म भी बोल सकते हैं, नासुर भी बोल सकते हैं। झूठ असंगत भी होता है, असत्य भी होता है। चकमा को क्या बोल सकते हैं हम, धूर्ता भी बोल सकते हैं, धोखा भी बोल सकते हैं। चिट्ठी को पत्र, घर, गृह, आलय, ये भी बोल सकते हैं। राजा को निर्भ बोलते हैं, सम्राट भी बोलते हैं, और भी कुछ बोल सकते हैं, तो आप अपना ऐड कर दीजिएगा। रचना को कृति बोल सकते हैं, बनावट भी, गणना भी। तो ये सब समानार्थी शब्द था जो बहुत ईजी है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। रचना के आधार पर इन वाक्यों की वृत्ति कीजिए। चलिए, कह रहा है कि कौन कौन सा वाक्य है, सेंटेंस पूछा गया है कि कौन सा कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। दिया गया है वाक्य कि राम कौमा है, राम, यह भी कोई कह रहा है राम से कि राम यह भी कोई लड़ाई है, तो ये सरल वाक्य है। दूसरा है परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, एक वाक्य दिया गया है, जो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। गौ को ऑप्शन है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तो ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। घाव में है, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया, तो ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, तो ये मिश्र वाक्य है। 4 नंबर है, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मारूंगा, तो इसका कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से इन शब्दों की प्रकृति बताइए कि कौन सा, हम जानते हैं कि शब्द की कौन से भेद होते हैं शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से। तो देखिए, आवाज़ क्या है, विदेशज है,
क़यामत क्या है? विदेशज है। आंसू क्या है? तद्भव है। दही क्या है? तद्भव है। बिजली क्या है? देशज है। क्षय क्या है? तत्सम है। बेईमान क्या है? देशज है। स्रोत क्या है? तद्भव है। बावलियो क्या है? देशज है। खाद क्या है? देशज है। सिगरी क्या है? देशज है। बादल क्या है? देशज है। चलिए, कुछ ऐसा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिया गया है। आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करते जाइएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? हम जो पढ़ रहे हैं उसने कहा था, जो हमारा चैप्टर का नाम है वो किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए, 2 पर क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? तो उत्तर है उसका अध्यापन। चौथा क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका के गुलेरी क्या थे? तो संपादक। चलिए, छठा क्वेश्चन है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? देखिए, हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्योंकि श्रेष्ठ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारे पूरा एकदम इतना अच्छा कहानी है। इस पर अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो भी हम लगता है उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक लहना सिंह के बारे में बताया गया, एक ऐसा आदमी जिसने सच्चा प्रेमी, एक दयालुता, एक एकदम स्थिर गंभीर स्वभाव, एक चतुर ऐसा इंसान के बारे में बताया गया जो मल्टीपल एकदम एबिलिटी है, उसके अंदर हर चीज़ का गुण है, और एक सच्चा देश प्रेमी जो सबको होना चाहिए, ऐसे बारे में बताया गया है। तो एक हमें प्रेरित करता है एक अच्छे इंसान की तरफ बनना, एक अच्छे इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बना किसी और को बनने की मतलब बताना कि कैसे बनना है, कैसे रहना है, एक अच्छे जीवन जीना। तो इस कहानी से हमको बहुत सीख मिलती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और छठा क्वेश्चन ही ने हमको सिद्ध कर दिया है कि हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तो आधुनिक काल में। 8वां क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन थे? तो लहना सिंह का भतीजा। 9वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कैसी कहानी है? फ्लैशबैक स्टाइल पर आधारित कहानी है। 10वां क्वेश्चन है, किसी कहानी के महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य। सही बात है, कहानी का उद्देश्य क्या है, क्या एम है, क्या लक्ष्य है? अगर कोई कहानी का मतलब नहीं रहेगा, एक अच्छा सा मतलब नहीं रहेगा, तो उस कहानी में जान नहीं आएगा कि हाँ ये कहानी क्या है, फालतूगिरी है। अगर कहानी का उद्देश्य, अगर इस कहानी कहने के बाद हमें जो बच्चा पढ़ेंगे या हर बच्चा के अंदर वो आएगा गुण कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा देश प्रेमी बनना है, एक वचन निभाने वाला आदमी बनना है, जो हम प्रण करते हैं वो एक ऐसा आदमी बनना है। तो कोई भी कहानी का मतलब क्या है कि एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। कोई चीज़ महान तभी बनता है कि वो कहानी का उद्देश्य एक अच्छा हो, बड़ा हो, एक सुंदर हो, एक स्वच्छ हो। ये नहीं कि जो भी मन में आगे वो बना लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, 11वां क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो प्रेमचंद युग के। 12वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में। 13 क्वेश्चन है, पाठ में किस महीने का नाम आया है? तो कार्तिक का। तो इसके साथ क्वेश्चन आंसर सहित, व्याकरण सहित सारा क्वेश्चन आंसर हमने करवा दिया है। जो भी उसने कहा था का जितना भी किताब का क्वेश्चन दिया गया है सबका आंसर सॉल्व करवाया गया है, और व्याकरण जो भी दिया गया था वो भी एक एक करके मैंने बता दिया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख करके रिवाइज कीजिए। अगर बुक नहीं पढ़े हैं तो एक बार पहले इस वीडियो को पहले पूरा फुल वॉच कीजिए, पूरा पहले सुनिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर नोट कीजिए, तब समझ में आएगा। जब तक आप क्वेश्चन आंसर से फैमिलियर नहीं होइएगा, परिचित नहीं होइएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग के पास बुक नहीं है, अगर बुक है तो पहले बुक्स पढ़िए, फिर उस क्वेश्चन आंसर को देखिए जो हम बताए गए हैं, उस क्वेश्चन आंसर को रीड कीजिए, नोट कीजिए, और फिर पढ़िए और रिवाइज कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम है 12th का, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस
क्वेश्चन आंसर से जो बताए गए हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा से समझे होंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और कैसा रहा ये वीडियो, क्या आपको कुछ समझ में आया, कोई परेशानी है, कोई अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी मन में आता है आप कमेंट कीजिए, हम समझेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।